हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पृष्ठ रसायन का वीडियो नंबर 18 पढ़ाएंगे। वीडियो नंबर 18 में हम लोगों का टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या चीज देखने को मिलता है और ये कैसे कार्य करते हैं, ये सब हम लोगों का आज का टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 18 में यानी कि भाग 18 में हम लोगों के टॉपिक का नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण। और इसी में एक और टॉपिक कर लीजिए, एंजाइम उत्प्रेरक। यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरक में अंतर है। ठीक है, जिस प्रकार उत्प्रेरण और उत्प्रेरक में आपको हम अंतर बता चुके हैं कि उत्प्रेरक जो होता है वह पदार्थ होता है जिसके चलते किसी अभिक्रिया की दर बढ़ती है या घटती है। माने वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक और उस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण। उसी प्रकार एंजाइम उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरक में अंतर है, हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, अब समझिए। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे, केवल उत्प्रेरण पढ़ाए हैं। आप लोगों को हम केवल क्या पढ़ाए हैं? उत्प्रेरण पढ़ाए हैं। ठीक है, उत्प्रेरण पढ़ाए हैं या आप लोगों को हम पढ़ाए हैं उत्प्रेरक पढ़ाए हैं। ठीक है, तो देखिए ये उत्प्रेरक चाहे उत्प्रेरण जो है यह किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही, अगर कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। माने कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं करानी है, लैब में करानी है, लैब में अधिकतर कोई प्रयोग किया जा रहा है, उस समय हम कोई कैटालिस्ट डाल रहे हैं, चाहे अमोनिया गैस हमको बनाना है तो आयरन उत्प्रेरक डाल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाना है तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। माने ऐसा अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस से, तो इन सब चीजों को बनाने में या इन सब रासायनिक अभिक्रियाओं को सक्षम कराने में जो उत्प्रेरक प्रयोग किए जाएंगे या जो पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे उसे हम लोग उत्प्रेरक का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अभी टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। ये क्या चीज है? तो देखिए, जीव जंतुओं में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होता है। ठीक है, जीव जंतुओं में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होता है, पौधों में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा पौधा है, वह उसकी लंबाई यानी कि वह बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, और तुम सोच रहे हो कि यार जब से ये पौधा लगाए थे तब से उतना का उतना ही है, तो तुम अपने मन में यही सोचोगे, लग रहा है कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो पा रही है जिसके चलते इसका ग्रोथ, इसका विकास नहीं हो पा रहा है। चाहे कोई छोटा बच्चा रहता है, उसका हाइट नहीं बढ़ता है तो तुम लोग कहते हो कि कम्प्लान पिलाओ। माने छोटा बच्चा है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो तुम लोग यही सोचते हो कि उसके शरीर के अंदर जो जैविक विकास है, जैविक ग्रोथ है, वह नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तुम डॉक्टर के अगर पास जाओगे तो कहेगा कि चलिए भाई कम्प्लान पीजिए, छोटा बच्चा है, बड़ा लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कि कोई जो शरीर में कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वह अच्छे से नहीं हो पा रही है। ठीक है, चाहे कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत दुबला है, कितना भी भोजन कर रहा है लेकिन उसके शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो तुम लोग कहोगे कि प्रोटीन खाओ।
मैंने प्रोटीन खाओ जिससे तुम्हारी शरीर में अगर कोई रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, अगर प्रोटीन खाने से हो सकता है कि वह तुम्हारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं वह अच्छे से होने लगे और तुम्हारा शरीर ग्रोथ करने लगे। मैंने कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर जीव जंतुओं और वनस्पतियों में कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, जीव जंतुओं में मनुष्य भी आ जाएगा, अगर जीव जंतुओं और वनस्पतियों में कोई रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे ढंग से नहीं हो रही है तो उसको अच्छे ढंग से कराने के लिए हम लोग किसी न किसी दवा का यूज करेंगे, किसी न किसी बाहर पदार्थ का यूज करेंगे कि ताकि वह जा करके उस रासायनिक अभिक्रिया को कराए। ठीक है, तो जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उस रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए या मंद करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे उस पदार्थ को कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरक और उस घटना को कहते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, मैंने कहने का मतलब क्या है कि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं जीव जंतुओं में हो रही है, अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, तो तुम लोग यही सोचोगे कि कुछ ना कुछ उसको बाहर से मटेरियल दिया जाए तभी ना वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तुम्हारा पौधा मान लीजिए कि छोटा है, तुम उसमें खाद डाल रहे हो तो खाद के चलते क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। मैंने खाद एक तरह से उत्प्रेरक वहां पे समझ लो कि कार्य कर रहा है। पौधा तो बहुत दिन से तुम लगा दिए थे, वह ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो तुम लोग सोचोगे कि लग रहा है कि कुछ न कुछ इसके अंदर कमी है, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो नहीं हो पा रही हैं जिसके चलते इसका हाइट पौधे का नहीं बढ़ पा रहा है। तो तुम बीज के दुकान पर, खाद के दुकान पर तुम जाओगे तो कहोगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, पौधा हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो वो दवा ला करके कहेगा कि लीजिए ये डाल दीजिएगा जड़ में। तो जब जड़ में वो तुम पदार्थ डालोगे तो होगा ये कि जड़ के द्वारा जो उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा था, हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन अब होना शुरू हो जाए और पौधों की हाइट बढ़ना शुरू हो जाए। यानी कि जो हम वहां पे जो खाद प्रयोग किए हैं, जो दवा प्रयोग किए हैं, जिसके चलते वो उस पौधे की हाइट क्या होने लगी, बढ़ने लगी, एक तरह से हमारा किसका कार्य कर दिया, उत्प्रेरक का कार्य कर दिया। लेकिन वह जो उत्प्रेरक का कार्य किसमें हुआ है, वनस्पतियों में हुआ है। शरीर में कोई व्यक्ति अगर छोटा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बोला गया डॉक्टर कि चलिए भाई इसको कम्प्लान पिलाइए। कम्प्लान पिलाने से ये हुआ कि उसका हाइट बढ़ने लगा। तो अब वो जो कम्प्लान तुम्हारा था एक तरह से उत्प्रेरक है। कैसा उत्प्रेरक है, तो शरीर में जो हमारा ग्रोथ हो रहा था वह नहीं हो पा रहा था अच्छे से। क्यों नहीं अच्छे से हो पा रहा था, क्योंकि शरीर के अंदर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते अगर हमने कम्प्लान का सेवन कराया उस बच्चे को तो उसके कारण उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं प्रारंभ हो गई और हम उसकी हाइट बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए या मंद करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग करते हैं उस पदार्थ को एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए या मंद करने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं ना, एंजाइम उत्प्रेरक और एंजाइम उत्प्रेरण, माने कि वह पदार्थ जो कोई भी जीव जंतु या वनस्पतियों में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है तो उस पदार्थ को एंजाइम उत्प्रेरक कहोगे और इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग डिफिनेशन नोट कर लेंगे ना। चलिए अगला समझिए बाबू, ये एंजाइम उत्प्रेरण जो होते हैं कैसे होते हैं, किस पदार्थ का बने होते हैं? तो तुम्हारे जो एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं वह नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि एंजाइम जो उत्प्रेरक है वो कैसे होते हैं, किस पदार्थ का बने होते हैं, तो आप बताइएगा कि एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है यह उच्च अणुभार वाला, माने कि इसका अणुभार क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा,
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो उत्प्रेरक हैं तुम्हारे, जिसके चलते कोई रासायनिक अभिक्रियाएं जीव जंतुओं या वनस्पतियों में तीव्र हो जा रही है या मंद हो जा रही है, वो एंजाइम उत्प्रेरक किस पदार्थ का बने होते हैं? तो तुम लोग क्या बताओगे कि वो जो हमारे एंजाइम उत्प्रेरक जो होते हैं वह उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका अणुभार निकालेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा, माने कार्बन नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा प्रोटीन में क्या होता है तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन नहीं, एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरक किस किस पदार्थ का बने होते हैं? तो बोलना कि यह उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये करते क्या है, ये जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो उसको सुचारू रूप से कराते हैं। अर्थात जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसीलिए एंजाइम उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहा जाता है। और यह जो तुम्हारे एंजाइम उत्प्रेरण होते हैं उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अब समझिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, प्रोटीन जो होता है वह भी कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो आपका होता है किससे बना होता है? कार्बन और नाइट्रोजन से बना होता है, और उसका भी अणुभार अधिक होता है। किसका? प्रोटीन का भी। प्रोटीन का तुम्हारा अणुभार वो भी क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वह भी कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और उसका भी अणुभार क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और आपको हम पढ़ाए हैं कि जो तुम्हारे एंजाइम उत्प्रेरक हैं, तुम्हारे एंजाइम उत्प्रेरक जो हैं वह भी तुम्हारे कार्बन और नाइट्रोजन से ही मिलकर बने होते हैं, और उसका अणुभार ज्यादा होता है। अभी बताया कि नहीं बताया? और आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन भी कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और उसका भी अणुभार क्या होता है, ज्यादा होता है। इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि तुम्हारा एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का प्रोटीन ही है। नहीं समझे? आपको अभी बताया कि एंजाइम उत्प्रेरक जो होता है उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, और तुम्हारा प्रोटीन भी जो है वह उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ ही होता है। यानी कि दोनों बात एक ही हुआ। यानी कि हम यहां से यह कह सकते हैं कि हमारा एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका अणुभार ज्यादा होता है और कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये करता क्या है, ये जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे एंजाइम उत्प्रेरक कहा दिया जाता है, और इस प्रोसेस को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब समझिए एंजाइम उत्प्रेरण या एंजाइमों के लक्षण क्या है। जो ये उत्प्रेरक हैं जो किसी जीव जंतु या वनस्पतियों में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहे हैं, इनके लक्षण क्या है? किसके लक्षण? एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण। ठीक है, या आप लोग हेडिंग दे दीजिए एंजाइमों के लक्षण। ठीक है, दे दिए हेडिंग। चलिए सुनिए, पहला सर्वोत्तम दक्षता होती है। मैंने कहने का मतलब यह है कि ये तुम्हारे एंजाइम उत्प्रेरक जो है उसकी एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसी को हम लोग दक्षता से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एंजाइम उत्प्रेरक की दक्षता क्या होती है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, माने कि अगर इस पदार्थ को केमिकल रिएक्शन में अगर डाल रहे हैं, किस केमिकल रिएक्शन में, पौधों वाले या जंतुओं वाले केमिकल रिएक्शन में अगर डाल रहे हैं, जिसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसमें अगर हम डाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। कौन? एंजाइम उत्प्रेरक। तो यही बताया है कि उसकी सर्वोत्तम दक्षता माने दक्षता बहुत ज्यादा होती है, फॉल्ट होने का, काम न करने की संभावना बहुत कम होती है, बाकी काम बहुत अच्छे ढंग से ये करते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, दूसरा विशिष्ट प्रकृति की होती है। विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, वह जंतुओं के रासायनिक अभिक्रिया को मान लीजिए करा दिया, तो तुम सोचोगे कि रहा इसको वनस्पति में भी डाल दे। मैंने कहने का मतलब यह है कि एक अगर उत्प्रेरक है, एक अगर एंजाइम उत्प्रेरक किसी एक रासायनिक अभिक्रिया को करा दे रहा है,
तो ये मत सोचना कि वह सब में कार्य करेगा, ऐसा बात नहीं है। ये हम पीछे के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं उत्प्रेरक के लक्षण में। जिस तरह से एक चाबी से एक ही ताला खुलता है, उसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही उत्प्रेरक का कोई कार्य हो सकता है। ये मत सोचना कि एक कोई उत्प्रेरक ये है, आयरन उत्प्रेरक है तो आयरन उत्प्रेरक हर चीज में कार्य करेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि यह एक ही किसी रिएक्शन के लिए सक्षम हो सकता है। ये मत सोचना कि मान लीजिए कि माल्टोस जो होता है एक उत्प्रेरक होता है, तो माल्टोस किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। अब ये मत सोचना कि जो माल्टोस है सब रासायनिक अभिक्रिया को यह स्वयं करा देगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको हम बता रहे हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता क्या है तुम्हारा, देखिए सुक्रोज, चीनी का सूत्र होता है ना C12H22O11। ये सुक्रोज तुम्हारा है, क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज चीनी है। चीनी में जब जल मिलाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां पर हमने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो देखिए सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है वह तुम्हारा उत्प्रेरक होता है माल्टोस। कौन सा उत्प्रेरक होता है आपका, माल्टोस उत्प्रेरक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सुक्रोज में जब हम लोग चीनी मिला दिए तो ग्लूकोज बन गया, और इस रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी जल्दी कराने के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किए हैं, माल्टोस किए हैं। ठीक है, तो यह जो माल्टोस है इसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्षम है। ये मत सोचना कि माल्टोस अगर किसी भी में डालेंगे तो वह उत्प्रेरक का ही कार्य करेगा, ऐसी बात नहीं है। किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्षम है तो सिर्फ इसी को कराएगा और ये किसी चीज को कराएगा नहीं। तो यही दूसरा पॉइंट है कि इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। माने कि प्रकृति का मतलब, विशिष्ट प्रकृति का मतलब कि किसी एक ही अभिक्रिया के लिए यह सक्षम है। बाकी इसकी कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। जो पॉइंट 1 लिखा हो, पॉइंट 1 क्या लिखा हो कि इसकी दक्षता क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। सर्वोत्तम होने का मतलब कि यह उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया गया है तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेगा। ठीक है, विशिष्ट प्रकृति का मतलब यह है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए माल्टोस उत्प्रेरक है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए माल्टोस उत्प्रेरक नहीं होगा। वह किसी एक ही अभिक्रिया के लिए, इसके लिए है तो सिर्फ इसी के लिए रहेगा। ठीक है, अगला नंबर अनुकूल ताप। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबू, यह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य है तो यह उत्प्रेरक अच्छे ढंग से रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करेगा। मैंने कहने का मतलब क्या है कि अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को करा रहे हैं और टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब सोचोगे कि माल्टोस अच्छे ढंग से कार्य करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माने कि अगर माल्टोस को चाहते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से कराए तो उसके लिए बाबू तुम्हारा टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हम बढ़ा देंगे तो बढ़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, माने जैव जो तुम्हारे एंजाइम उत्प्रेरण जो होते हैं वह ताप पर भी निर्भर करते हैं। अगर ताप कम भी हो जाएगा तब भी अच्छे से कार्य नहीं करेगा, ताप ज्यादा भी हो जाएगा तब भी अच्छे से कार्य नहीं करेगा। इसका लिमिटेशन क्या निकाला गया है, इसका लिमिटेशन यही निकाला गया है कि अगर टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहेगा तो इस प्रकार के उत्प्रेरक अच्छे ढंग से अभिक्रिया को कराएंगे। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट, यह पीएच मान पर भी निर्भर करता है। यानी कि पीएच मान 5 से 7 के मध्य है तब इस प्रकार का उत्प्रेरक तुम्हारे अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक के क्या क्या लक्षण है, दक्षता बहुत अच्छा होता है। एक अगर उत्प्रेरक किसी एक अभिक्रिया को करा रहा है तो किसी एक ही अभिक्रिया को कराएगा, माने कि इसकी विशिष्ट प्रकृति होती है। ताप पर भी निर्भर करता है, ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा तो अच्छे से कार्य करेगा। पीएच मान पर भी निर्भर करता है, अगर पीएच मान 5 से 7 के रेंज में रहेगा तो अच्छे से कार्य करेगा। अगर पीएच मान 10 हो जाएगा या 2 हो जाएगा तो यह अच्छे से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो बाबू इस तरह से आज का हम इस वीडियो में क्या पढ़ लिए, एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरण कौन कौन से पदार्थ का बने होते हैं,
एंजाइम उत्प्रेरक का दूसरा नाम क्या है और उसके लक्षण पढ़ लिए। तो चलिए 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं? तो जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को जो सुचारू रूप से कराते हैं या जो कमी या बढ़ोतरी होती है उसको सबको मेंटेन करते हुए जो पदार्थ जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या बोल देंगे कि जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। एंजाइम जो उत्प्रेरण होते हैं यह उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। चूंकि हम यह जानते हैं कि प्रोटीन भी उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ ही होता है, अर्थात एंजाइम एक प्रकार का या एंजाइम उत्प्रेरक एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन कार्बन से मिलकर के बना होता है। उसके लक्षण क्या है? दक्षता बहुत ज्यादा होता है, विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अच्छे से कार्य करेंगे। पीएच मान अगर 5 से 7 के मध्य रहेगा तो और अच्छे से कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के हम लोगों ने इस वीडियो में ये चीज क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए बाबू इसको आप लोग नोट्स स्वयं बनाइएगा और मेरे हर वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।